दोस्तों, पॉलो कोएल्हो मॉडर्न जमाने का वो ऑथर है जिसने एक किताब के जरिए पूरी दुनिया में लाखों लोगों की जिंदगियां बदली हैं। ये किताब है द अल्केमिस्ट। इसका रिव्यू मैं ऑलरेडी कर चुका हूं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप इस रिव्यू को देख सकते हैं। अल्केमिस्ट के बारे में सबसे खास बात जो मुझे लगी वो है उसकी सिंपल लैंग्वेज बट बिग कॉन्सेप्ट। इस किताब के हर पैराग्राफ में कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। आज जिस किताब के बारे में हम गुफ्तगू करेंगे, चर्चा करेंगे, उसकी भी हर लाइन में कोई ना कोई सबक है, कोई ना कोई लर्निंग है। और ये किताब है दोस्तों द आर्चर बाय पॉलो कोएल्हो। ये किताब इतनी यूनिक है और उसकी वजह यह है कि ऑथर ने एक तीर कमान यानी कि बो एंड एरो के जरिए जिंदगी के मुख्तलिफ मराहिल को समझाने की कोशिश की है। आज की वीडियो में आप लोगों के लिए इतनी ज्यादा लर्निंग है कि आप गुमान ही नहीं कर सकते। सो दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, मेरे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। लेट्स बी बैक। इट्स टाइम टू सेव विद बुक बडी। मेरे तमाम सब्सक्राइबर्स लिबर्टी बुक्स पे ऑनलाइन शॉपिंग पर 20% डिस्काउंट हासिल कर सकते हैं। libertybooks.com पर जाएं, अपनी पसंद की किताबें सेलेक्ट करें और चेकआउट के दौरान कूपन कोड पर बुक बडी लिखकर डिस्काउंट हासिल करें। रीड, एंजॉय एंड ऑलवेज बाय ओरिजिनल बुक्स। सो द आर्चर एक छोटी सी कहानी है एक कारपेंटर की जिसका नाम है टेत्सुया। वो कारपेंटर तो है पर उसका असल टैलेंट है तीरंदाजी। एक दिन एक अजनबी एक बच्चे के साथ उसकी वर्कशॉप पर आता है और उसे तीरंदाजी के लिए चैलेंज करता है। टेत्सुया ने काफी अरसे से तीरंदाजी से दूरी इख्तियार की होती है, लेकिन फिर भी वो इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है। अजनबी शख्स 40 मीटर दूर दरख्त पर लगी एक चेरी को निशाना बनाता है और कामयाब हो जाता है। ये देख के टेत्सुया एक पुराने रस्सी के ब्रिज पर चला जाता है जो बुरे तरीके से हिल रहा है। वहां से टेत्सुया 20 मीटर दूर एक आड़ू पर निशाना लगाता है और कामयाब हो जाता है। ब्रिज से वापस आकर टेत्सुया उस अजनबी शख्स को कहता है कि मैंने निशाना सिर्फ 20 मीटर दूरी से लगाया, तो तुम्हारे लिए यह करना बहुत ही आसान होगा। अजनबी शख्स ब्रिज पर जाते ही कांपना शुरू हो जाता है और डर से उसका रंग सफेद हो जाता है। निशाना लगाता है लेकिन नाकामयाब रहता है। वापस आता है तो टेत्सुया उससे कहता है कि तुम्हारे पास स्किल, डिग्निटी, टेक्निक और पोस्चर सब कुछ है, बट यू हैव नॉट मास्टर्ड योर माइंड। तुम्हारे जहन पे कंट्रोल नहीं है। जब हालात साजगार हैं, बेहतरीन है, तो तुम एक बेहतरीन तीरंदाज हो, पर जैसे ही हालात फेवरेबल नहीं रहते, साजगार नहीं रहते, तो तुम घबरा जाते हो। जिंदगी के मैदान में तीरंदाज को हमेशा मैदान जंग चूज करने का मौका नहीं मिलता। लिहाजा जिंदगी की तैयारी ऐसी रखो कि हर उतार चढ़ाव का सामना कर सको। इसको वो कहता है वे ऑफ द बो। वापसी में स्ट्रेंजर के साथ जो बच्चा होता है वो टेत्सुया से एक मासूमाना सवाल करता है कि ओ मास्टर, ये वे ऑफ द बो क्या है, ये तो मुझे जरा समझाएं। उसके बाद टेत्सुया जो उससे बातें करता है और जो उसको वे ऑफ द बो समझाता है, वो अगर आप लोगों ने सही तरह सुन लिया और समझ लिया तो आपको उन बातों का जिंदगी में बहुत ज्यादा फायदा होगा। और यही मैंने इस रिव्यू के शुरू में आपको कहा था कि इस बुक के हर लाइन में कोई ना कोई लर्निंग है। तो अब मैं आपको इस किताब से ही वो लाइनें पढ़ के सुनाता हूं और थोड़ा बहुत समझा भी देता हूं। टेत्सुया उस बच्चे को सबसे पहले यह सिखाता है कि जिंदगी की दौड़ में तुम्हारे एलाइज यानी कि तुम्हारे दोस्त कौन होंगे। ये मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं और थोड़ा बहुत इसका मीनिंग भी समझा दूंगा। Your allies will not necessarily be the kind of dazzling people to whom everyone looks up to and of whom they say there's none better. On the contrary, they are people who are not afraid of making mistakes and who do therefore make mistakes, which is why their work often goes unrecognized. Yet, they are just the kind of people who transform the world and after many mistakes manage to do something that can make a real difference in their community. So दोस्तों, इस पैराग्राफ की बॉटम लाइन ये है कि जिंदगी में जरूरी ये बात नहीं है कि आपके दोस्त वही लोग हों जिनके बारे में हर कोई अच्छी ओपिनियन रखता है, बल्कि आपके एलाइज, आपके एसोसिएट्स और आपके दोस्त वो लोग होने चाहिए जो जिंदगी में इनिशिएटिव ले सकें, जो मिस्टेक्स कर सकें, हु कैन लर्न फ्रॉम देयर मिस्टेक्स एंड ट्रांसफॉर्म देयर लाइव्स। जैसे मैं अक्सर कहता हूं कि फेल फास्ट एंड फेल फॉरवर्ड। सो हमेशा उन लोगों से दोस्ती करें जो इनिशिएटिव लेना जानते हो, ना कि अपनी जिंदगी को किस्मत के सहारे गुजारते हो। इसी से मिलती जुलती एक और बहुत ही जबरदस्त बात वो कहता है कि द बेस्ट लाइज आर दोज हु डू नॉट थिंक लाइक एवरीवन एल्स। दैट इज व्हाई व्हेन यू सीक कंपेनियंस विद whom you can share your enthusiasm for archery, trust your intuition and pay no attention to what anyone else may say. People always judge others by taking as a model their own limitations, and other people's opinions are often full of prejudice and fear.
तो दोस्तों इसका मतलब है कि आपका जो बेस्ट फ्रेंड होगा, जो आपका बेस्ट अलाय होगा, वो शख्स होगा जो बाकियों से अलग काम करना जानता हो, जो हर्ड मेंटालिटी का शिकार ना हो। वो लोग जो जिंदगी में आगे बढ़ने का पैशन रखते हो और जिनका एंथुजियाज्म, जिनका इंटरेस्ट आपसे अलाइन हो। कभी भी उस शख्स से दोस्ती ना करें जिसका विजन आपके विजन से अलाइन नहीं है। वो इसलिए क्योंकि जो अवाम है, जो आपकी सोसाइटी है, जो आपके फैमिली वाले हैं, वो हमेशा अपनी लिमिटेशंस यानी कि अपनी हुदूद को दूसरों के ऊपर थोपते हैं और उनके ओपिनियंस में ज्यादातर नफरत और डर छुपा होता है और वो चाहते हैं कि आप भी सारी उम्र डर में गुजार दें। ऐसा आपने कभी भी नहीं करना। इस एलाइज वाले टॉपिक को आगे ले जाते हुए एंड में एक और बहुत ही जबरदस्त बात करता है ऑथर, और वो ये कि ज्वाइन विद ऑल दोज हु एक्सपेरिमेंट, टेक रिस्क्स, fall, get hurt, and then take more risks. Stay away from those who affirm truths, who criticize those who do not think like them, people who have never once taken a step unless they were sure they would be respected for doing so, and who prefer certainties to doubts. So, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि हमेशा आप लोगों ने अपनी संगत, अपनी फ्रेंडशिप, अपनी एसोसिएशन उन लोगों के साथ रखनी है जो जिंदगी में रिस्क लेना जानते हो, एंड हु कंटिन्यू टू टेक रिस्क डिस्पाइट ऑफ फेलिंग। मैंने जब इजराइल के ऊपर वीडियो बनाई थी तो उसमें मैंने जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों को बताया था वो ये कि उनकी सोसाइटी में जो सबसे बेहतरीन चीज है वो ये है कि वो फेलियर को रिवॉर्ड करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, एक्नॉलेज करते हैं। जबकि हमारी सोसाइटी में कोई फेल हो जाए तो उसकी इतनी बेइज्जती होती है, इतनी लितरॉल होती है कि वो बंदा वैसे ही घबरा जाता है। लिहाजा आपने गिरने से, हर्ट होने से और मिस्टेक्स करने से कभी नहीं घबराना। इसके बाद ऑथर बात करता है बो यानी कमान की। अब आप देखें कमान से आप क्या क्या चीजें सीख सकते हैं। सो ऑथर लिखता है अ बो हैज नो कॉन्शियंस, मींस उसका कोई जमीर नहीं होता। It is a prolongation of the hand and desire of the archer. It can serve to kill or to meditate. Therefore, always be clear about your intentions. A bow is flexible, but it has its limits. Stretching it beyond its capacity will break it or exhaust the hand holding it. Therefore, try to be in harmony with your instrument and never ask more than it can give. इससे मुराद ये है दोस्तों कि जिंदगी में जो आपकी इंटेंशंस हैं, जो आपका इरादा है, वो आपके हाथ में है। वो आपको बना भी सकता है और आपको बिगाड़ भी सकता है। इट कैन मेक यू एंड इट कैन डिस्ट्रॉय यू। लिहाजा हमेशा आपने अपनी जिंदगी बैलेंस में गुजारनी है, ना बहुत ज्यादा एक्सट्रीम पे चले जाना है और ना लेट गो करना है। हमेशा चीजों में तवाजुन रखना है सो दैट यू डोंट फॉल ओवर। इसके बाद एरो यानी कि तीर के ऊपर भी बहुत ही जबरदस्त बात करता है और वो कहता है The arrow is the intention. It is what unites the strength of the bow with the center of the target. The intention must be crystal clear, straight, and balanced. Once the arrow has gone, it will not come back. So it is better to interrupt a shot because the movements that led up to it were not sufficiently precise and correct. बहुत जबरदस्त लाइंस हैं और इससे मुराद ये है कि एरो जो है वो आपकी इंटेंशन है, यानी कि आपका इरादा है, और आपका इरादा बहुत ही क्लियर, स्ट्रेट और बैलेंस्ड होना चाहिए। उसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। और एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये कि अगर आप अपने इरादे के बारे में श्योर नहीं है तो दोबारा उसको इवैल्यूएट करें। जरूरी नहीं है कि एक चीज आपने एक दफा सोच ली उसके बाद आपने करनी है। जैसे कायद आजम ने भी कहा था कि आई थिंक अबाउट अ थिंग फॉर 100 टाइम्स बट वंस आई डिसाइड आई मेक इट अ पॉइंट दैट आई डू इट। इसी तरीके से आपने अगर इरादा कर लिया है तो उसको प्रॉपरली इवैल्यूएट करें, और अगर आपको लग रहा है कि कोई कमी बेशी है, देयर इज सम शॉर्ट कमिंग, तो उसको दोबारा बेहतर करें। जब तक आप परफेक्ट नहीं होते उसको मजीद बेहतरी की तरफ लेते जाएं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात करते हैं और वो है टारगेट की। टारगेट के बारे में वो ये कहता है द टारगेट इज द ऑब्जेक्टिव टू बी रीच्ड। इट वाज चोजन बाय द आर्चर एंड दो इट इज अ लॉन्ग वे ऑफ वी कैन नॉट ब्लेम इट व्हेन वी फेल टू हिट इट। In this lies the beauty of the way of the bow. You can never excuse yourself by saying that your opponent was stronger than you. You were the one who chose the target and you are responsible for it. ये इतनी खूबसूरत बात है जिसमें वो ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि जिंदगी में आपका कोई ना कोई मकसद होना चाहिए, कोई ना कोई टारगेट होना चाहिए। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपने उस टारगेट को अचीव करना है। कभी भी आपने एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस पे ब्लेम नहीं करना कि मैं गरीब पैदा हुआ, ये मेरे ये मसाइल थे, या मेरी फैमिली में ये प्रॉब्लम था, या मेरे बॉस का ये मसला था। ये सब BS है।
आपकी जिंदगी के रिस्पॉन्सिबल आप हैं। अगर आपने कामयाब होना है, अगर आपने सक्सेसफुल होना है, तो इस टारगेट को ओन करना पड़ेगा और हिट करना पड़ेगा। इसमें कोई भी एक्सक्यूजेज, कोई भी बहानेबाजी और कोई भी ड्रामेबाजी नहीं चलेगी। आप अपनी जिंदगी के स्टीयरिंग व्हील के ऊपर मौजूद हैं और आप रिस्पॉन्सिबल हैं अपने सक्सेस और फेलियर के। तीरंदाजी में एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है और वो है पोस्चर, कि आप किस तरीके से निशाना ले रहे हैं। और उसके बारे में वो ये कहता है कि once you have understood the bow, the arrow and the target, you must have the serenity and elegance necessary to learn how to shoot. Serenity comes from the heart. Although the heart is often tormented by thoughts of insecurity, it knows that through correct posture, it will be able to do its best. मतलब ये कि जिंदगी में परेशानियां, मुश्किलें, चैलेंजेस आती रहेंगी। इट इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। आपका दिल भी ये कहेगा कि मैं शायद सही नहीं कर रहा, इट विल बी इनसिक्योर एट टाइम्स। लेकिन अगर आपकी कन्विक्शन स्ट्रांग होगी, आप कमिटेड होंगे, डेडिकेटेड होंगे और सिंगल माइंडेडली एक चीज के पीछे पड़ जाएंगे, तो जीत आप ही की होगी। एक और इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं वो है कि आपने टारगेट को किस तरीके से लेना है, किस तरीके से देखना है। और वो ये कहता है, nevertheless, do not allow yourself to be carried away by how you shoot in the morning, whether well or badly. There are many more days ahead, and each arrow is a life in itself. Use your bad moments to discover what makes you tremble. Use your good moments to find your road to inner peace. But do not stop, either out of fear or out of joy. The way of the bow has no एंड। क्या जबरदस्त और खूबसूरत बात की है। वो ये कहता है कि जिंदगी में अगर आपका एक दिन खराब हो गया है, एक मोमेंट खराब हो गया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरी जिंदगी जो है वो खराब हो गई है, बेकार हो गई है, डिस्ट्रॉय हो गई है। अगर आपको किसी लॉस का सामना है, किसी हार का सामना है, तो वो सिर्फ उस दिन के लिए। एवरी डे इज अ न्यू डे। जब आप हारें या आपसे कोई गलती हो जाए तो उस गलती से सीखें, उसका एनालिसिस करें ताकि उसको रिपीट ना कर सकें। और जब जीतें तो उस जीत से अपने अंदर के सुकून को हासिल करें। कभी भी दोस्तों आपने अपने डर को और अपनी जीत को अपने रास्ते का हर्डल नहीं बनने देना। लाइफ इज अ कंटिन्यूअस स्ट्रगल और उस स्ट्रगल में आपने मजा ढूंढना है। उस स्ट्रगल में, उस एम को अचीव करने में ही, उस जर्नी के अंदर ही मजा है। लिहाजा इफ यू वांट हैप्पीनेस इन योर लाइफ, तो कभी भी खुशी के पीछे नहीं भागें। ये बात मैं पहले भी क्लियर कर चुका हूं एक वीडियो में, जो बर्टन रसल की वीडियो मैंने बनाई थी, कि खुशी के पीछे भागेंगे तो कभी भी खुशी नहीं मिलेगी। खुशी दोस्तों आपको तब मिलेगी जब आप अपनी जिंदगी में किसी ऐसी चीज को तलाश कर लेंगे जिसको करने में आपको बहुत ही मजा आता है। एंड देन इवेंचुअली हैप्पीनेस विल बी योर बेस्ट फ्रेंड, एंड दैट इज द वे ऑफ द बो। सो दोस्तों ये था द आर्चर का रिव्यू समरी। छोटी सी किताब है, 100-120 पेजेस की। 2 दिन में आप इसको खत्म भी कर लेंगे। लेकिन खूबसूरत बात यह है कि हर लाइन में, हर पैराग्राफ में आपके लिए कोई ना कोई ऐसी लर्निंग है जिसका आप इस्तेमाल अपनी जिंदगी में कर सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक बटन जरूर प्रेस कीजिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम दोस्तों, लेट्स रीड, लर्न, प्रोग्रेस एंड सेल्फ एक्चुअलाइज। लेट्स रीड पाकिस्तान।